अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बदलती राय के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगान अनटॉक के हवाले से कि पाकिस्तान में इसका क्या किरदार रहा है, कितना मौसर किरदार इसमें हमें पाकिस्तान का नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि एक बहुत अहम वफ्द तालिबान की तरफ से यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद था और यहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम से बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की मुलाकातें हुई हैं और जो इस वक्त हमें डेडलॉक नजर आ रहा था और ये सारी सिचुएशन जो है काफी गंभीर हो गई थी। जो शराइत अफगान तालिबान की तरफ से कैदियों को रिहा करने की उन्होंने दी थी, वो मामला जो है वो तूल पकड़ रहा था। इस सारे मामले में पाकिस्तान अपना किरदार किस हद तक और कितने बेहतरीन तरीके से अदा कर पाया है और पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है वो कितनी इस वक्त हमें कामयाब नजर आ रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका पिछले 19 साल से ये जंग लड़ने के बाद अब थक चुका है और चाहता है कि सदारती इलेक्शन से पहले अपनी फौजों को वापस बुला ले। कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि फौजों की वापसी का जो सिलसिला है वो जारी रहा है और अभी भी ये बताया जा रहा है कि नवंबर तक से 5000 फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान में रह जाएंगे। और बहुत सारी अहम चीजें हैं जो इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर एक और बहुत अहम इशू हमारे पास है जिस पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हुकूमत को जिस तरह बहुत सारे माफियाज का सामना इस वक्त है, उसमें एक बहुत अहम माफिया जो है वो चीनी और गंदम के हवाले से भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार इस बात का इरादा कर चुके हैं कि किसी भी किस्म के माफिया से वो टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और हमने ये भी देखा कि इन्हीं माफियाज ने किस कदर कीमतें जो है वो आसमान पर चढ़ा दी गंदम और चीनी के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन अब एक फैसला हो चुका है और इंपोर्ट की जा रही है गंदम पाकिस्तान में और इससे यकीनन कमी वाक़या होगी, कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। और ये इस वक्त जो होर्डिंग हो रही है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि चूंकि हम लोग बार बार जो है वो छापे भी मार रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है जहां जहां पे स्टॉक मौजूद है, लेकिन अब जो है ये होर्डिंग जो है इसका रुख तब्दील हो गया है। पंजाब से गंदम जो है वो सिंध की तरफ भेजी जा रही है। ये इन सारे मामलात में हुकूमत की स्ट्रैटेजी जो है वो किस कदर कामयाब होगी और खास तौर पर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम तो उससे कीमतें किस कदर कम हो पाएंगी, एक आम आदमी को कितना रिलीफ इसमें मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आखिर में जाकर हम बात करेंगे एक और बहुत अहम इशू है हमारे पास, पुलवामा हमले के हवाले से कि इस वक्त जो भारतीय एजेंसी NIA की तरफ से रिपोर्ट आई है और जिसमें ये कोशिश की गई है कि ये सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए। दफ्तर खारिजा की तरफ से बयान जो आया है उसमें यही कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए सारे मामले को पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इस वक्त बैनुल अक़वामी जो राय है उसको अपनी तरफ मबजूल किया जाए और ये कोशिश की जाए कि इलेक्शन से पहले इस तरह के मामला जो हैं, जैसे पहले भी हुआ पुलवामा अटैक हुआ, तो अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि अपने अंदरूनी मसाइल को कवर करने के लिए, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए और खासतौर पर कश्मीर के हवाले से जो विद इन इंडिया आवाजें उठ रही हैं और पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया खुद अपने आप को एक्सपोज कर चुका है कश्मीर के मामले पर, तो उससे लोगों की तवज्जो हटाएं और पुलवामा अटैक की एक मरतबा फिर इस किस्म की रिपोर्ट जारी कर दी जाए जिससे लोगों को ये समझें, हमेशा माजी की तरह जो होता जाए कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाए और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए। लेकिन इस मरतबा जो है पाकिस्तान मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी से आगे आ रहा है और इस किस्म की चीजों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और इस वक्त कश्मीर के हवाले से खासतौर पर जो पाकिस्तान का स्टैंड है, पाकिस्तानी हुकूमत का जो स्टैंड है और जिस कदर मुसलसल कोशिशें हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट एफर्ट हमें नजर आ रही है सारे मामले पर, तो इससे ये लगता है कि इस मरतबा ये जो कोशिश की गई है ये नाकाम ही होगी। अभी आगाज कर लेते हैं हम प्रोग्राम का और जो हमारा पहला टॉपिक है अफगानिस्तान के हवाले से उस पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो अफगान अमन की इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं और सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो कितना अहम है और पाकिस्तान जो है इस सारी अगर हम पाकिस्तान की सिफारतकारी को देखें तो किस कदर इसमें कामयाबी नजर आती है। मैं चाहती हूँ कि हम पहले इंट्रोड्यूस आपको करवा देंगे जो हमारे आज की गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वो अफगान अमूर एक्सपर्ट हैं, अफगानिस्तान के हवाले से ज्यादा बेहतर तरीके से हमें वो बता पाएंगे। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो एनालिस्ट हैं, वो हमें इस सारी सिचुएशन के हवाले से यकीनन बहुत बेहतर अंदाज में गाइड कर पाएंगे। और इसके अलावा याकूब शेख साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी।
सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, गुज़िश्ता हफ्ते एक बहुत अहम वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद रहा और ये अनएक्सपेक्टेड जो है वो मीटिंग जिसको करार दिया जा रहा है कि उम्मीद नहीं थी कि शायद ये वक्त यहाँ पर आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं इस सिनेरियो में कि ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी है कि अफगान वफ्द जो है तालिबान का जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में आया और बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और इनके जो अमीर हैं अब्दुल गनी ब्रदर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर इस वक्त हमें तैयार भी नजर आते हैं कि पाकिस्तान की जो बात है वो सुन भी रहे हैं। देखिए, सफारतकारी तो पाकिस्तान की इब्तिदा में इसलिए कामयाब है कि पाकिस्तान ने इनको दावत दी कि डेलीगेशन कतर से आया और पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की। अभी जो अगला मरहला है सफारतकारी का वो अफगानिस्तान में अमन कायम करने के सिलसिले में बात को आगे बढ़ाना है। वहाँ जो रुकावटें हैं यानी कैदियों का तबादला मुकम्मल होना है, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने हैं, तो ये पाकिस्तान की एक नई कोशिश है और ज़ाहिर है उसका राब्ता अमेरिका के साथ भी है, अफगान हुकूमत के साथ भी है और फिर तालिबान के जो नायब अमीर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर वो अपने डेलीगेशन को लेकर इस्लामाबाद आए और बातचीत में हिस्सा लिया। तो पाकिस्तान का सफारती किरदार तो कलीदी है। पहले भी पाकिस्तान ने कई बार जब भी मुश्किल पेश आई, जब भी रुकावट पैदा हुई उसको दूर किया। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान ने मुल्ला बिरादर की क़यादत में तालिबान डेलीगेशन को इस्लामाबाद आने की दावत दी थी। उस वक्त अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे और ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि वो मज़ीद तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तालिबान के डेलीगेशन को बुलाया और अमरीकी जो खुसूसी एजेंसी हैं ज़ल्फ़े खलीलज़ाद उनको भी इस्लामाबाद बुलाया, उनकी मुलाकात करवाई और उस मुलाकात के बाद फिर वो तअत्तुल दूर हुआ और फिर से मुज़ाकरात शुरू हो गए और बिलाखिर फरवरी में दोहा अमन मुआहदा हो गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह का किरदार पाकिस्तान फिर अदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है लेकिन और जो फरीक है अमेरिका है, अफगान हुकूमत, तालिबान, उनको भी अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, तो सर इसके नतीजे में आपको लगता है कि वाकई मुज़ाकरात की राह जो है वो अब हमवार हो रही है और मामला किसी लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? ठीक है, मेरे ख्याल में लॉजिकल एंड तो यही है कि जो दोहा अमन मुआहदा हुआ 29 फरवरी को इस साल उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। उसकी एक अहम शिक ये है कि 6000 कैदियों का तबादला होगा, 5000 तालिबान कैदी रिहा होंगे, 1000 तालिबान की तहवील में सरकारी जो लोग हैं वो रिहा होंगे। तालिबान ने तो 1005 कैदी रिहा कर दिए। अफगान हुकूमत ने अभी तक 320 तालिबान कैदी रिहा नहीं किए और उसमें कुछ रुकावट ये भी है कि अफगान हुकूमत कहती है कि उनके 22 कमांडो अभी तक तालिबान की तहवील में है। तालिबान इनकार कर रहे हैं कि उनकी तहवील में और कोई अफगान कैदी नहीं है। ठीक है, एक तो ये मसला है, यानी ये कैदियों का तबादला जो है इसके बगैर मैं नहीं समझता कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। ठीक है, यानी ये मामला तो सर चलते रहेंगे। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये सारे जो मामलात हैं और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है एक मस्बत पेशरफ्त तो इस वक्त हमें नजर आती है। आप क्या ऑप्शन लेंगे, हाँ या ना की? आपको लग रहा है कि वाकई एक कामयाब सिफारतकारी और बड़ी मस्बत तरीके से पेशरफ्त तो हुई है ना? देखें, अफगानिस्तान के पेचीदा और पुराने मसले में हाथ डालना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान नहीं है। सही है। इसमें खतरा होता है कि आपके ऊपर इल्जाम लगेगा। पाकिस्तान ने इसमें हाथ डाला है, बार बार डाला है और मस्बत किरदार अदा किया है, अमन के लिए कोशिश की है। हाँ, यानी आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं? आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं हाँ कह रहा हूँ। यानी ये तो आप देखें, बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है, बार बार कोशिश कर रहा है। ठीक है सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जनरल साहब की तरफ से मुझे जाना है। जी ठीक है, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ से सर मुझे जाना है। सर ये बताइएगा लोधी साहब,
سر اس سارے سینیریو پہ جب ہم بات کر رہے ہیں، رحیم اللہ یوسف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کتنا مشکل یہ کام تھا کہ جس میں ہاتھ ڈالنا، اور پاکستان نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس قسم کی کوئی میٹنگ طے ہو پائے گی، کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں آئے گا اور پھر فردر یہ معاملات آگے بڑھیں گے. کتنا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو پازیٹیو اس میں اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے کتنا پازیٹیو ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے؟ لیکن یہ پازیٹیوٹی کے متعلق تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان ہی کی وجہ سے یہ امن مذاکرات شروع ہوئے ہیں، پاکستان ہی کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں، اور پاکستان ہی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے، اور اس پہ اور کوئی جتنا بھی ہم زور دیں وہ کم ہوگا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو امن ہے افغانستان کا، جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی بار بار بتا رہے تھے، وہ صرف پاکستان کی کاوشوں پر منحصر نہیں ہے. اور دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر جو آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. افغانستان میں بہت سی ایسی قوتیں آج بھی موجود ہیں، اور کچھ بیرونی قوتیں ایسی موجود ہیں یا کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پر امن نہ ہو. اور اس میں کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ خام کا ماحول کو خراب نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان یہ بات سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے باقی جو لوگ جو افغانستان کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن میری رائے میں جو لوگ امن چاہتے ہیں یا جو قوتیں امن چاہتی ہیں، جس میں سب سے آگے افغان عوام ہے، افغان طالبان بھی اس میں شامل ہیں، چین ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، روس ہے، یہ میں نے ان ملکوں کا نام لے دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ امن چاہتے ہیں. لیکن کچھ عناصر جو امن نہیں چاہتے اس میں ہندوستان کا نام لے لیتا ہوں، اور افغان حکومت کے اندر بھی ایسے عناصر ہیں جیسے NDS وغیرہ، وہ بھی کوئی زیادہ امن کے خواہاں نہیں ہے. اور بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ تو انٹرسٹ کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ افغان حکومت کہاں پر کھڑی ہوگی جب یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو جائے گا سب کچھ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت. دیکھیے انٹرا افغان ڈائلاگ تو 2 دفعہ ماسکو میں ہو چکے ہیں، جب افغان طالبان کو مختلف وفد جو افغانستان کے آ کے ملے، جن میں ازبک بھی تھے، جن میں ہزارے بھی تھے، جن میں اور لوگ بھی تھے، خواتین تک تھیں، اور 100 کے وفد جو ہے وہاں پر آپ ملے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہو نہیں رہے. ہاں، یہ ہمیں ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی کہ افغان طالبان نے جو معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ اس کا پاس رکھا ہے، کسی امریکن پر حملہ نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے جو انہوں نے چیزیں پوری کرنی تھی کر دی ہیں. البتہ جو افغان حکومت ہے چونکہ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھی، اور افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان میں بھی کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس لیے یہ سارا معاملہ تھوڑا مخمصے میں پڑا ہوا ہے. ایک خفیہ معاہدہ ہے جو افغان حکومت اور امریکن کے درمیان ہے، جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا شکیں ہیں. تو یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح اتنی سمپل چیز نہیں ہے، کافی گمبھیر ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی کاوشیں رنگ لائیں گی، اور پاکستان کی جو موجودہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہاں کی آپشن لے رہے ہیں جنرل صاحب جو ہیں. جی ہاں، بہت زیادہ ہاں. ٹھیک ہے، یعقوب شیخ صاحب کی طرف جاؤں گی. یعقوب صاحب، اس وقت سچویشن جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یہ میں اس لیے اس کو ان ایکسپیکٹڈ کہہ رہی ہوں، بار بار ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جو سینکشنز لگائی گئی ہیں سیکورٹی کاؤنسل کی جانب سے، UN کی جانب سے، اس کی تائید کی تھی جو طالبان پہ لگائی گئی ہیں. تو اس سارے سینیریو میں لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی اس قسم کی میٹنگ ہو پائے گی، لیکن افغان طالبان کا، ان کے امیر کا اسلام آباد میں آنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ناہید. بے شک ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کا یہاں پہ آنا پاکستان میں، اور پہلے جو مذاکرات ہوتے رہے وہ قطر میں ہوتے رہے، اور جیسے اکتوبر لاسٹ ایئر بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور ابھی بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور اس وفد کے آنے کا مقصد پاکستان کے اوپر ایک تو اعتماد کا مظہر ہے کہ پاکستان کے اوپر کتنا اعتماد ہے افغان طالبان کو، اور ساتھ میں وہاں کے گورنمنٹ کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ثالثی کا ایک کردار پاکستان مثبت طریقے سے کر رہا ہے وہ پاکستان کے ذریعے آگے چلے. یہ جو آپ دیکھیں گے اگر پس منظر میں ہم جائیں تو 50 سال کی جو ایک رکت آمیز جو ایک تاریخ رہی ہے افغانستان کی، اب ایک سٹیج آ گیا تھا کہ اس کے اوپر افغان عوام اور طالبان اور حکومت اور ایون امریکہ سب تھک ہار چکے ہیں، کیونکہ لڑائی کا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب عوام بھی کہتی ہے کہ نہیں بھی بس نو مور وار، اور اب ہمیں
अमन की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक और अमेरिका पे भी प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स या उसकी जो एक जो मनी ड्रेन एक हो रही थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके हैं, जाहिर है कि उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अफगान के जो कौमी मुफाती काउंसिल के सरबराह हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। फिर अफगानिस्तान के सदर जो हैं अशरफ गनी साहब, उनसे भी बात हुई है और वो बड़ा इसको पॉजिटिव करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस वक्त खास तौर पे जब डेडलॉक हमें नजर आ रहा था, 10 दिन का काम था कि जो कैदियों को रिहा करना है और 6 महीने हो चुके, अभी तक वो काम जो है हो नहीं रहा था, इस वक्त जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ये यकीनन काबिल सताइश है, इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक स्टेलमेट की तरफ जा रही थी बात। आल्दो कि आप देखिए ओवरऑल स्पेक्ट्रम में काफी सारी चीजें जो नीटी ग्रिटी थी तालिबान, अफगान गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान में वो तय हो चुकी थी। सिर्फ जो एक एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स है उसमें जो उनकी रुकावटें आ रही थी, तो उसको हल करने के लिए मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक रुकावट पेश आ गई थी और उनका यहाँ आना ये एक अच्छा अमल है और मैं समझता हूँ मस्बत कदम है कि उस अमल को आगे एक लेके जाने वाली बात होगी। और यहाँ पे जो एक स्टेलमेट बिटवीन अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आ गई, तो वो प्रिजनर्स ऑफ वार जो उनके हैं वो उसको एक्सचेंज करके उसको पूरा करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी सारी चीज़ें वो अफगानिस्तान जो अमेरिका है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट है या तालिबान है, उनके दरमियान में काफ़ी सारी तय हो गई हुई हैं। तो ये एक फिर भी देखें जैसे भी जनरल से बता रहे हैं कि बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जिसको कभी भी कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाह रही और इस शर में उनकी खैर है शायद। तो इस वजह से ऐसी ताकतों को एट आर्म्स डिस्टेंस हमें रखना होगा, अफगानिस्तान के तालिबान को रखना होगा और अफगान गवर्नमेंट को रखना होगा। आप हाँ की ऑप्शन ले मेरे हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो बहुत मस्बत और बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। पाकिस्तान का किरदार इस सारे मामले में हमने देखा कि जहाँ पे भी डेडलॉक हुआ, कुछ इस किस्म के मामला जो हुए, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर किरदार बहुत पॉजिटिव तरीके से अदा किया है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले पर बड़ी जबरदस्त उनका इनपुट जो है वो सामने आया। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन अभी ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि जिन माफिया से इस वक्त हुकूमत लड़ रही है, जिनके साथ फाइट कर रही है, वो किस स्ट्रेटेजी के तहत आगे आ रहे हैं, किस तरह से हुकूमत और आवाम को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत किस किस्म की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं ताकि उनसे बेहतर तरीके से नबरदाश्त हो सके। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं। इसलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम की खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने जिक्र किया कि हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में चीनी और गंदम का जो बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो कीमतें आसमान पर इस वक्त हमें नजर आ रही हैं, इसका तोड़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है। मुल्क में चीनी और गंदम की दरामद से बढ़ती जो कीमतें हैं, क्या ये कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी, इसके हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज फारान साहब, आप एनालिस्ट हैं इस सारी सिचुएशन पर। मैं चाहती हूँ कि पहले इम्तियाज साहब का टेक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इम्तियाज साहब, कहिएगा, इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, आपको ये लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी कारगर साबित होगी? हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम और चीनी, इससे जो कीमतें इस वक्त बहुत ज्यादा हमें नजर आ रही हैं, कम अज कम वो उसको स्टेबल कर पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मुरव्वजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक 100% स्ट्रेटेजी सही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि रसद और तलब का जो मामला होता है वही डिपेंड करता है, वही कीमत का तयन करता है। इकोनॉमी में कहा यह जाता है कि जिस कीमत पे कोई चीज फरोख्त की जाए और खरीद ली जाए वही उसकी कीमत होती है, जो इकोनॉमी के अंदर जो रेट मुतयन की जाते हैं। उस हवाले से बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है कि रसद जब आ जाएगी मार्केट में तो जैसे कि कहा गया कि 7 से 8 रुपए किलो चीनी, गंदम के हवाले से कहा गया कि जी जो गंदम आ रही है कराची पोर्ट, कल मिनिस्टर साहब भी यहाँ विजिट के ऊपर थे कराची पोर्ट के ऊपर, कि उससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगेन स्मगलिंग हमें रोकनी पड़ेगी। हमें चमन बॉर्डर से भी स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। हमें यहाँ हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, खासतौर पर जो दर्रा का इलाका है, वहां से हमें बहुत सारी स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फिर सस्ती जब हमारे पाकिस्तान में कोई भी चीज होती है। देखिए, किसी जमाने में आपको याद होगा कि डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब नेटो ने एक्सिस किया या ऑपरेटिव हो गई अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान से करोड़ों गैलन डीजल स्मगलिंग किया जाने लगा अफगानिस्तान। इसकी वजह से डीजल की कीमत बढ़ाई गई। तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें स्मगलिंग रोकनी होगी। और जो ये कार्टेल है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार एक कार्टेल के लिए बात करते हैं, माफियाज की बात करते हैं, इस माफिया के अगेंस्ट भी एक ग्रुप मौजूद है जो पॉजिटिव थिंकर है। वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जरूर हैं, वो बिजनेस जरूर करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की कीमत पे बिजनेस नहीं करते। तो उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे वो FCCI के थ्रू हो और चाहे वो ये जो आबादगार है आबादगार के थ्रू हो, क्योंकि आइंदा कीमत फिर डिपेंड करेंगी। जो सामने नजर आ रही है कि शुगर माफिया ने अगेन एक कैंपेन अभी से लॉन्च कर दी है कि जनाब ये शुगर केन की जो फसलें हैं वो इफेक्ट हो रही है, शुगर केन डिस्टर्ब हो रही है, उसकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इट मीन्स के ये फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें तलब रसद के साथ, जैसे अभी हम सिंध में बारिशों को कवर कर रहे हैं, तो हमें दादू से एक इत्तला मिली है कि यहाँ पर लाखों बोरियां जो है गंदम की, वो चूंकि खुले आसमान में रखी थी, बारिश हुई, पानी ऊपर से भी आ गया और नीचे भी पानी का स्टे मौजूद है, तो वो खराब होगी। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इस 10 करोड़ या 2 करोड़ की गंदम में 1 अरब की गंदम भी शामिल की जा सकती है कि जनाब वहां पे हो गया। तो हमें स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है इम्पोर्ट वाली, मगर आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं इम्तियाज फारान साहब, आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, बहरहाल तजावीज आपकी तरफ से है, आप ये चाहते हैं कि स्मगलिंग को रोक लिया जाए, लेकिन इस वक्त जो फैसला किया गया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, स्मगलिंग और तमाम कमिश्नर जो है उनको एक्टिव कर दें, कीमतों पे नजर रखें, बस सही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ जनरल साहब से भी इस पर उनकी राय ले लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, ये जो कार्टेल्स से इनकी बात की जा रही है, ये जो माफियाज हैं इनके साथ लड़ने के लिए, तो इस वक्त जो इम्पोर्ट की जा रही है गंदम वगैरह और चीनी के हवाले से जो फैसला किया गया, तो कीमतें तो सर इससे कंट्रोल होंगी? जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस सवाल का जवाब देने का मैं अहल क्यों हूँ एक जनरल होने के बावजूद, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी कंपनी का MD और चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ और मुझे सप्लाई और डिमांड की जो बुनियादी चीजें हैं वो मालूम है। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड का मसला नहीं है, इसमें एक और तीसरा एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं बफर स्टोरेज। तो जो जब डिमांड की बात आती है तो ये हुकूमत ही का जिम्मेदारी है कि वो देखे कि डिमांड नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब वो स्मगल हो रही है, जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे।
تو اس میں حکومت ناکام ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ بفر سٹوریج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں کمی ہو تو وہ سٹوریج سے وہ مارکیٹ میں ڈال دے، اور جب قیمتیں نیچے ہو تو واپس مارکیٹ سے خرید لے، یہ اس کی ضرورت ہوتی۔ تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے شور مچایا ہوا ہے مافیا مافیا مافیا، ضروری نہیں کہ کوئی مافیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ سسٹم کی اس میں تھوڑی سی کمزوری بھی شامل ہے، اور اگر یہ کمزوری ایسے ہی رہی تو آپ گندم امپورٹ کرنے کے بعد بھی آپ یہ آٹے کی قیمتیں کم نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ پورے میکنزم کو آپ نہیں سمجھتے، دیکھیں عمران خان صاحب کی تو نیت بہت صاف ہے، ایماندار ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن نیچے ایک مشینری ہے جس نے کام کرنا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نظر رکھنی تھی ڈیمانڈ کے اوپر کہ ڈیمانڈ زیادہ کیوں ہے، اس کا مطلب سمگل ہو رہی ہے، افغانستان جا رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بفر سٹوریج ہونی چاہیے چینی کی، مین چیز آٹے کی، گندم کی، وہ آپ اس کو ریلیز کرتے، اس کو واپس آگے پیچھے کرتے تاکہ یہ معاملہ ہوتا ہی نہ۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیچے کی مشینری اتنی نااہل ہے کہ اس گندم کے لانے کے بعد بھی کوئی بہت خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا، تو میری طرف سے نہ لکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے متفق نہیں ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کافی نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ یعقوب شیخ صاحب، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جو سجیشنز آئی ہیں اور جس طرح سے کہا ہمارے باقی پینلسٹ نے کہ ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، اسمگلنگ بھی روکنی پڑے گی، اور دیگر اقدامات جو ہیں وہ سسٹم میں جو خرابی ہے اس کو کیسے درست کریں گے؟ ناہید دیکھیں، اس کی جو فیگوریٹو چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا، اگر گندم کو آپ دیکھتے ہیں نا تو گندم کی جو پاکستان پروڈکشن ہے وہ 2.50 کروڑ ٹن کے آس پاس ہوتی ہے، اور تقریباً اتنی ہے ہماری اس کی یوٹیلائزیشن ہے، ہماری عوام خود ہی اس کو یوز کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے پاس سرپلس شہد چند سالوں میں ایک آدھ سال میں رہی تھی جس کو ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا۔ ابھی لاسٹ ایئر ہماری بڑی بمپر کراپ تھی، بٹ ان لکیلی جب بارشیں ان ٹائملی ہو گئیں اور گندم بالکل تیار تھی تو وہاں بارشیں شروع ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ گندم کا جو تیار جو کرنا تھا وہ گر گیا، اور پھر نہ وہ مشین کے ہاتھ میں آتا ہے نہ وہ فارمر کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہم ایک ہارویسٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 25 ملین ٹن کی، وہ اس سے شارٹ رہی۔ تو اب آپ کے پاس گندم کی تو شارٹیج ہوگی، آبویسلی اس کو گورنمنٹ نے اس کو دیکھتے ہوئے اور امپورٹ کی اجازت دی ہے اور اس کو وہ کرنے اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں چینی کی طرف۔ چینی کی جو آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ 3-4 سال پہلے بمپر آپ کی کرشنگ تھی، اور آپ پروڈیوس کر رہے تھے 6.7 ملین ٹن تک، یعنی 67 لاکھ ٹن تک آپ نے پروڈیوس کیا، جبکہ آپ کے پاکستان کی اپنی جو کنزمپشن ہے دیٹس اراؤنڈ 5.8 ملین ٹن، 58 لاکھ ٹن کے آس پاس آپ کی اپنی کنزمپشن ہوتی ہے۔ تو اب جو اس دفعہ تھا وہ یہ تھا کہ وی ور a little less than par I would say، کہ اگر ہماری کراپ بمپر ہوتی اور ہماری جو کرشنگ بمپر ہوتی تو پھر ہمیں آج سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ فیس نہ کرنی پڑ رہی ہوتی۔ ساتھ میں جو ایک فیکٹر جیسے جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے، بفر سٹاک کا آف کورس گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بفر سٹاک کتنا رکھے۔ یہ تو ہر چھوٹے سے بڑا کنٹری اپنی جو انوینٹری ہوتی ہے اس کو وہ دیکھ کے رکھتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت بدنصیبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو ہولڈرز ہیں جو انہوں نے جو ہولڈنگ جو کی ہے، اور خاص طور پہ جو وہ مڈل مین جو فرسٹ مڈل مین ہوتا ہے شوگر کی صورت میں، جو مل سے ڈائریکٹ اٹھاتا ہے اور وہ فائنانس بھی کر رہا ہوتا ہے مل کو کرشنگ کے ٹائم پہ، وہ زیادہ اس نے پرابلم کیا ہے۔ شوگر ملوں کی طرف جانے کی بجائے اگر وہ سیکنڈ ٹیئر جو بروکریج ہے اس کا اگر میرے خیال میں حساب لیا جائے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ بیسک ایک ہولڈر تھا جس نے جو ایک آرٹیفیشل شارٹیج بھی کریٹ کی ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں گندم کی بھی اور چینی کی صورت میں گورنمنٹ نے ٹائملی ریئیکٹ کیا، اور جیسے دیکھا کہ ہمیں کوئی شارٹ فال ہو سکتی ہے تو اس کو اریسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے امپورٹ کا، تو وہ پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور عام چونکہ عام استعمال کی چیز ہے، غریب استعمال کرتا ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے چینی کو، قیمتیں اس سے کنٹرول ہوں گی، قیمتیں آف کورس اس سے کنٹرول ہوں گی، اور یہ ایک اچھا قدم ہے اور بڑا ٹائملی قدم ہے پرائم منسٹر صاحب کی آپ ایک ویژن کے حساب سے انہوں نے جو لیا ہے میرے خیال میں بڑا صحیح ہے۔ ہاں اگر چینی کو ہم دیکھتے ہیں تو چینی کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آف کورس اس کی بھی ضرورت تھی تاکہ اس کے پرائس کو اسٹیبلائز کیا جائے، اور دو کہ ہماری کرشنگ آگے پھر دسمبر میں شروع ہونے جا رہی ہے، 3-4 مہینے کے گیپ میں آپ کیا جائے۔ اس وقت جو اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جو
स्ट्रेटजी नजर आ रही है। ज्यादातर लोग जो है वो इससे इत्तेफाक ये कर रहे हैं कि इससे कीमतें जो है वो कम से कम कंट्रोल होंगी, और वजीर आजम साहब बार बार कह रहे हैं कि हम इन लोगों का पीछा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जो होर्डिंग कर रहे हैं या दीगर ब्लैकमेलिंग के तरीकाकार अपनाए जा रहे हैं, हम उसको भी करेंगे, और सिस्टम में जहां पे हमें खराबी नजर आ रही है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त भारत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर की सारी सिचुएशन सारी दुनिया के सामने आ गई और भारत ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट इंडियन एजेंसी NIA की तरफ से सामने आई है उसमें पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश की गई है कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे हम बात कर लेते हैं, और मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। क्या इस रिपोर्ट को सिर्फ यही समझा जाए? मैं पहले इम्तियाज फारहान साहब की तरफ चलते हैं। इम्तियाज साहब, इस पे अपना टेक दीजिएगा कि क्या इस वक्त आई है रिपोर्ट NIA की, इसको सिर्फ यही समझा जाए कि कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि दुनिया को एक मरतबा फिर अपने अंदरूनी मसाइल की तरफ भी जो है वो लोगों को भारत में भी खामोश करवा दिया जाए, और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को जो है सिर्फ ये शो किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करवा रहा है या दहशतगर्दी कर रहा है भारत में? जी बिल्कुल नाहिद, मैं तो ये कहूँगा कि PTV समेत पाकिस्तान के मीडिया को इस बात पे भरपूर एक डिबेट करनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस पे किसने हमला किया, किसने करवाया, ये मैंने और आपने भी साबित किया, ये खुद इंडिया की अदालत ने साबित किया कि हिंदुस्तान का सर्विंग कर्नल उसके अंदर इन्वॉल्व था। ये मैंने आपसे बात नहीं की। उसके बाद अगर मुंबई अटैक की बात करेंगे तो मुंबई अटैक के ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया ने खुद बताया कि वहां के कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और मुंबई अटैक के एक किस चीज की कड़ी था। और मैं उसको शायद वो एयरबेस को मैं कोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेफ्टिनेंट जनरल साहब उसका नाम बता देंगे। आपको याद होगा जब वहां पर एक इंसिडेंट हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफर की, हमारी हाई ऑफिशियल एजेंसी के लोग नुमाइंदे वहां पे इंक्वायरी के लिए गए, तो किसने ताउन नहीं किया? पूरी दुनिया जानती है उसको, हमें भी उसको फिर रिकॉल करवाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने हमें एक्सेस नहीं दी, हिंदुस्तान ने हमें सारी बातें नहीं की। और पुलवामा के हवाले से आज की चार्जशीट तो बिल्कुल इसको तो रिजेक्ट नहीं करे, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हमें बात करनी चाहिए। जब पुलवामा का इवेंट हुआ था तो आपको भी याद है, हम सबको याद है, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफर नहीं की थी कि आप हमें एविडेंस दें, आप हमें बताएं कि हम आपके साथ क्या कोऑपरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, हमें आप एविडेंस ना भी दे तो कम से कम आप पॉइंट आउट कर दें कि कहाँ पर क्या है, इल्जाम से आगे चले। तो क्या हिंदुस्तान ने ये बातें बताई थी हमें, क्या हमसे कोऑपरेट किया था? नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अगेन आपने पहले अपने इंट्रो में बात कही कि ये कश्मीर से तवज्जो हटाने की एक तवज्जो हटाने की एक कोशिश है कि ताकि इंटरनेशनली हमें पुलवामा एक डिबेट में डाला जा सके। हमें इस डिबेट में पढ़ना ही चाहिए, हमें माजी बता देना चाहिए पूरी दुनिया को। और दूसरा नाहिद में इंतहाई मुअद्दबाना अर्ज करूंगा अपने जिम्मेदारों से भी कि ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला स्लोगन है ना, हमें इसको तब्दील करना चाहिए। देखें, इंटरनेशनली यूएनओ का जो रेजोल्यूशन है वो कश्मीर के अवाम ने रेफरेंडम में इसका लेके बताना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। नाहिद एवरी डे वहां जितने मुजाहरे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, वहां के शोधा पाकिस्तान के परचम में दफन होना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि एवरीडे रेफरेंडम हो रहा है ऑक्युपाइड कश्मीर में और वो पाकिस्तान के साथ इलाके का ऐलान कर रहे हैं बार बार। तो हमारा नारा कश्मीर तो है, पाकिस्तान होना चाहिए और ये पुलवामा बिल को रिजेक्ट भी करना चाहिए। इसकी हमें बार बार मजम्मत करनी चाहिए, तो कहना चाहिए कि ये मोदी सरकार की स्क्रिप्ट है और उन्होंने ही इसको किया है, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफर की थी कि आप हमें बताएं, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, तो उन्होंने कोई नहीं की। समझौता एक्सप्रेस इन्होंने खुद जलवाई, बॉम्बे इंसिडेंट, एयरबेस का जो वाला मामला हुआ, सब में इनके अपने लोगों ने बताया है कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है।
ٹھیک ہے، صحیح، یعنی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی. سر، اس وقت یہ جو رپورٹ آئی ہے، کیا آپ کا بھی یہی سمجھنا ہے کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے پر لوگوں کی آواز دبانے کے لیے اس قسم کی رپورٹ جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آئی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو پائے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بار بار الزامات لگاتے رہیں اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے؟ بالکل میرا خیال ایسا ہی، اور میرے بھائی بالکل سچ کہہ رہے تھے. وہ جیسے بات کر رہے تھے سمجھوتا ایکسپریس کی، وہ تو کل ہی خود بخود ان کی کھل گئی. بالکل. بامبے بلاسٹ کے سلسلے میں ایک جرمن نے کتاب لکھی ہے، انڈیا بیٹریٹ، اور اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے ایک نیوٹرل. وہ اس نے بتایا کہ یہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ تھا. اس کے علاوہ جہاں تک پلوامہ کا تعلق ہے، اس کی تو انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں سزا بھی دے دی. آپ کو پتا ہے کہ پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد ہی وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور پھر ہم سے جیسا جواب ملا تھا وہ بھی سب کو یاد ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کی سزا دے دیں اس کے بعد یہ بھی کریں. تو ہمیں تو بالکل ان کا جھوٹ پہ جھوٹ ہے. انہوں نے کتنی دفعہ کہا جی ہم نے سرجیکل اسٹرائیک کی ہے، جبکہ ان کا ایک سولجر بھی اس طرف نہیں آیا تھا. تو جھوٹ کے پلندے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہ جو میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن یقیناً ہے بات یہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس قسم کا جو ایسے ایک ٹائم پر رپورٹ کو سامنے لے کر آنا اور سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دینا، اور یہ نہ سوچنا کہ ان کی اپنی کیا کوتاہیاں ہیں، انہوں نے کس طریقے سے متنفر کیا ہے کشمیریوں کو، کس طریقے سے ایک کشمیری مسلمان ان کے بالکل خلاف ہے. آپ کو آج ایک بھی نہیں ملے گا. کہ پہلے ایسے لوگ تھے جو کانگریس کے ساتھ مل جاتے تھے، جو بی جے پی کے ساتھ مل جاتے تھے. ابھی وہ تمام پالیٹیشین جو کشمیری مسلمان پالیٹیشین ہیں، پوچھے نا ان سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل اس میں ہاں ہے، درست ہے کہ وہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ایسے جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے ان کو بے نقاب کرنے کی. جتنی وہ ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہے کشمیر کے سلسلے میں. یہ سفارتکاری جو محدود ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، صحیح. یعقوب شیخ صاحب، سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے؟ دیکھیے، انڈیا اس وقت بہت سارے پرابلمز گھر چکا ہوا ہے. اکنامک اس کی جو گروتھ ہے وہ -3.4% ہے. پھر اس کے بعد جو اس کی ابھی صبح کی ریسنٹلی چائنا کے ساتھ ہوئی ہے، جو اسکرمشز ہوئے ان کی، اور پھر اس کے بعد اب باقی جو اس کے کنٹریز جو نیبرنگ ہیں سب کے ساتھ ایٹ آڈز ہے اس وقت. سب کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اور کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس کو انیکس کرنے کی تو اتنی بڑی حماقت کی انہوں نے کہ میرے خیال میں اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. انٹرنیشنل جو کمیٹی آف نیشنز ہے اس میں انڈیا کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی کہ جس کے بیس پہ وہ بڑھ کے لگاتے تھے، اور جس کے بیس پہ پلوامہ کو انہوں نے آ کے پاکستان کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی. اب تو میرے خیال میں وہ اتنا ڈائلوٹ ہو چکا ہوا ہے ان کی ساری ان حرکتوں کے بعد کہ اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ود ان انڈیا بھی بی جے پی کا جو پاکستان مخالف بیانیہ ہے، اب اس کو لوگ بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں نا کشمیر میں جو ایک ریزسٹنس اور جو انڈیجنس ایک کوشش ہے جو کشمیریوں کی، ان کو آپ نے 70 سال تک ان کو دبائے رکھا، ان کی آواز کو دبائے رکھا، ان کی آزادی کو دبائے رکھا، ان کی عصمت دری کی گئی، ان کو اکنامک اپنا فیوچر نہیں دیا گیا. تو اب وہ لوگ تنگ آ گئے. اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ ابھی جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، جو ہندوتوا کی ایک جو سوچ سامنے آئی ہے، اس نے نہ صرف جو کشمیر کی ایک جو ان فائٹنگ انڈیجنسلی ہو رہی ہے، کشمیری لڑ رہے ہیں، اس نے اس کو بلکہ جو جتنی مائنورٹیز ہیں انڈیا میں ان سب کو ایک وہ سوچ دی ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ایک لبرلزم اور ڈیموکریسی ہوتی تھی. اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب صرف ہندوتوا ہے اور وہاں پہ صرف ہندو نے رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور کی جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی ٹرمائل شروع ہو چکی ہوئی ہے انڈیا میں کہ اب اس کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. تو پلوامہ از ون آف دوز تھنگز. وہ اب اس کو سامنے لے کے آگے سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی ابھی تو ٹائم نکل گیا ہے. اب تو اٹس اوور دی. اب پلوامہ از نتھنگ بفور تھرو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. جو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پلوامہ کے. اب کوئی اگر وہ لے کے بھی آئیں گے تو میرے خیال میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ انہوں نے کر ڈالا کہ کشمیر کو انیکس کر لیا. ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. ہم آج تک کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چائنا بھی کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آ کے انیکس کر دیتے ہیں پارٹ آف دا انڈیا. آپ اس کو جو مین لینڈ
ब्रांड अपने ये इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है याकूब साहब, क्या इससे बैनुल-अक़वामी जो राय आमा है क्या उसको हमवार किया जा सकता है? इंडिया को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जितना नुकसान इंडिया का मोदी साहब ने पहुंचाया है शायद वो कोई नहीं पहुंचा सकता था। अब तो सब लोग समझ चुके हैं कि असल सूरत हाल क्या है। फिर इस किस्म के रिपोर्ट्स और इस किस्म के ड्रामे जो हैं ये फ्लॉप किस्म के ड्रामे हैं, क्यों नहीं समझ आ रही इनको? मेरे ख्याल में ना ही इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल एक सीन है वो बड़े तेजी के साथ चेंज हो रहा है। ब्लॉक्स में भी आप देखेंगे बहुत सारी जो चीजें आ रही हैं, और फिर उसके बाद अभी एक जो कोरोना की जोल्ट भी आई उसके बाद भी एक जो लिवरेजेस वो तब्दील हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब ऐसे मौके पे उनका ये बयानिया और इस चीज को सामने लेके आना तो मेरे ख्याल में हमाकत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, और इसको कोई फायदा होने वाला नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, लेकिन अब ये मोदी साहब को भी और बीजेपी को भी समझ में आए तो तब है। बहरहाल नाज़रीन, हमने इस वक्त जो इंडिया की तरफ से रीसेंट रिपोर्ट सामने आई है, NIA जो एक इंडियन एजेंसी है उसकी तरफ से, और पुलवामा अटैक में पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश की गई है, उसको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की तरफ से इसको यकसर इस चार्जशीट को मुस्तरद कर दिया गया है, और हमेशा की तरह कोई सबूत नहीं है। इस किस्म के जो इल्जाम बार बार भारत कर रहा है, सबूत के बगैर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, इस मसला फिर ही एक ऐसी भोंडी किस्म की कोशिश की गई है। इस आज की सारी डिस्कशन में हमारे साथ याकूब शेख साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद थे, इम्तियाज फारहान साहब और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, और जो सारी डिस्कशन हुई वो आपने सुनी। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। नाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।